अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। सही है। अगर 1960 से पहले स्टैंडर्ड ऑफ टाइम यानी टाइम का जो भी स्टैंडर्ड आपने माना हुआ है, हम सेकंड में टाइम को मेजर करते हैं, मिनट में टाइम को मेजर करते हैं, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड है वो है सेकंड। सही है। सबसे पहले टाइम के स्टैंडर्ड को जो माना गया था वो माना गया था मीन सोलर डे के तौर पर। सही है। मीन सोलर डे के हिसाब से टाइम को मेजर किया जाता था। सही है। ये कब की बात है? ये 1960 से पहले की बात है। अब 1960 से पहले क्या था कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को इन टर्म्स ऑफ मीन सोलर डे डिफाइन किया जाता था। अब मीन सोलर डे क्या होता है? मीन सोलर डे से पहले आप सोलर डे समझ लो। सोलर डे कहते हैं कि भाई जब अर्थ अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है अपने गिर्द, यानी हमने सुना है कि भाई एक तो अर्थ सूरज के गिर्द घूमता है। सही है। और एक अर्थ जो है खुद अपने गिर्द भी इस तरह से चक्कर लगाता है, जैसे बॉल स्पिन, बॉल को घुमाते हैं ना, इस तरह से बॉल स्पिन करती है। तो उस तरह से अर्थ की रोटेशन होती है। और हमें पता है भी अर्थ की इसी घूमने की वजह से दिन और रात का बदलना होता है। सही है। अच्छा, फिर ये जो सोलर डे है, सोलर डे यानी एक कंप्लीट चक्कर काटने में अर्थ को जितना टाइम लग रहा है, उसी को हम सोलर डे कहते हैं। अब होता ये है कि भाई हर रोटेशन में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, सोलर डे के बजाय मीन सोलर डे लेते हैं। मीन सोलर डे का मतलब होता है कि भाई आप उन सोलर डेज का एवरेज ले लो। सही है। तो मीन सोलर डे क्या है? दरअसल एक एवरेज टाइम है। क्या है? एवरेज टाइम। फिक्स टाइम नहीं है, एवरेज टाइम है। किसका? अर्थ की कंप्लीट रोटेशन का, अर्थ की वन कंप्लीट रोटेशन का रिलेटिव टू द सन, जिसकी वजह से दिन होती है और रात होता है। सही है। और हमें पता है ये एक कंप्लीट रोटेशन जो है तकरीबन कितने घंटों में मुकम्मल होती है? 24 घंटों में मुकम्मल होती है। सही है। अच्छा, अब फिर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे को हमने डिवाइड किया तकरीबन 60 मिनट के अंदर। फिर इसी तरह से एक मिनट को हमने 60 सेकंड के अंदर डिवाइड किया। तो ये सारी कहानी है। अच्छा, लेकिन जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो वेरी कर रही है स्लाइडली। वेरी यानी चेंज। सही है। रोटेशन ऑफ अर्थ दिन ब दिन स्लाइटली वेरी कर रही है, यानी कभी आप कह सकते हो कि भाई 24 आवर्स से ज्यादा टाइम लग रहा है, कभी 24 आवर्स से कम टाइम लग रहा है। तो कहने का मकसद ये कि भाई रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो स्लाइटली चेंज हो रही है। अगर रोटेशन ऑफ अर्थ कांस्टेंट रहती तो फिर तो टाइम को डिफाइन करने के लिए मीन सोलर डे का कॉन्सेप्ट काफी था। अगर रोटेशन ऑफ अर्थ वेरी ना करती तो वेरी यानी चेंज, लेकिन चूंकि रोटेशन ऑफ अर्थ स्लाइटली वेरी कर रही है तो इसीलिए ये परफेक्ट नहीं है मीन सोलर डे, यानी प्रिसाइज नहीं है टाइम के स्टैंडर्ड को बताने के लिए। तो इसके लिए किया क्या गया कि भाई ये सो दिस मोशन इज नॉट गुड वन फॉर यूज फॉर डिफाइनिंग अ टाइम स्टैंडर्ड। सही है। टाइम स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए इस मोशन को क्या किया गया कि भाई ये एक गुड वन मोशन नहीं है टाइम को डिफाइन करने के लिए, टाइम के स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए। इसी वजह से फिर क्या किया गया 1967 में, टाइम जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड जो टाइम का स्टैंडर्ड है उसको रीडिफाइन किया गया। अच्छा, आप ये चीज भी याद रख लो कि भाई सेकंड जो है वो दरअसल ऐसा यूनिट है टाइम का। टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? सेकंड है। अच्छा, अब सेकंड को 1967 में रीडिफाइन कैसे किया गया कि भाई हमने लिया एक सीजियम का एटम। सही है? आप सबसे पहले इस एटम के बारे में जानो। देखो भाई हमारे पास जब भी हम बोलते हैं ना एटम, तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके कुछ आउटर शेल्स होते हैं। इन आउटर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं? देखो जैसे मैंने तो यहाँ सिर्फ दो तीन शेल बनाए, लेकिन बहुत सारे शेल्स होते हैं। अब इन शेल्स के अंदर क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि भाई सबसे नीचे वाले शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद जितना आप ऊपर जाते जाते हो उतना ही शेल्स की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो होता ये है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आ जाता है। जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और वो जो एनर्जी रिलीज करता है ये होती है दरअसल रेडिएशन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में। अच्छा, अब इस रेडिएशन में आप देख रहे हो कि भाई इस ये जो रेडिएशन है ये वेव लाइक नेचर है। ये रेडिएशन जो है ये वेव लाइक नेचर है। सही है। तो जब कोई चीज वेव लाइक नेचर हो तो इसमें हम दो चीजों को डिफाइन करते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कहलाता है कि भाई नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म इन अ पर्टिकुलर वेव। सही है कि भाई
एक वेव के अंदर कितनी वेव्स, सॉरी, एक रेडिएशन के अंदर कितनी वेव्स बनी, ये जो है ये उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और उसके अलावा लेट सपोज मैं कहता हूँ यहां से लेकर यहां तक ये एक कंप्लीट वेव है। तो एक कंप्लीट वेव को बनने में जो टाइम लगता है किसी भी रेडिएशन में, वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो कहने का मकसद ये है कि भाई रेडिएशन में वेव्स बन रही होती हैं, और वेव्स को आप वाइब्रेशंस भी समझ सकते हो। तो वेव्स क्या है कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या है कि भाई नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म इन अ पर्टिकुलर टाइम, कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम में इस रेडिएशन में कितनी वेव्स बन रही हैं, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और एक वेव को बनने में जितना टाइम लगता है वो दरअसल क्या कहलाता है, हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। तो इस तरह से अगर हम सेकंड को देखना चाहे तो सेकंड को डिफाइन करने के लिए एक सीजियम का एटम दिया गया, सही। अब इस सीजियम के एटम में जो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आता है, तो ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आने के बाद फिर ये एनर्जी एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है। और इस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है या टाइम पीरियड है, ये बहुत ही फिक्स रहता है, स्टेबल रहता है, चेंज नहीं होता। इसी वजह से इस बार हमने सेकंड को डिफाइन करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई हम मीन सोलर डे को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे अभी, क्योंकि मीन सोलर डे में क्या है कि भाई रोटेशन ऑफ अर्थ स्लाइटली आहिस्ता आहिस्ता वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। इसी वजह से हम सेकंड को डिफाइन करने के लिए एक नया डेफिनेशन देखते हैं, जिसमें हम सीजियम एटम को इस्तेमाल करते हैं। सीजियम एटम की ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन एमिट हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम दरअसल पता लगाते हैं सेकंड का। तो अब जरा सेकंड को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई किस तरह से डिफाइन किया जाता है। कि भाई जब आप ये, अच्छा, इस वेव्स को, नंबर ऑफ वेव्स को आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी कह सकते हो। क्लियर, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो सेकंड को किस तरह से डिफाइन किया गया, सेकंड को इस तरह से डिफाइन किया कि भाई सेकंड वो टाइम इंटरवल है, वो वक्त का दौरानिया है जिसमें इतनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, इतनी वाइब्रेशंस जब रेडिएशन में कंप्लीट होगी, किसके रेडिएशन में, सीजियम के एटम से निकलने वाली रेडिएशन में अगर इतनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होती है, और इतनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं 1 सेकंड। कहने का मकसद ये है कि भाई ये रेडिएशन बाहर आई, रेडिएशन के पास क्या है, वेव्स है। अभी मैंने आपको क्या बोला, वेव्स को आप क्या कह सकते हो, वाइब्रेशंस भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जब कितनी वाइब्रेशंस हो जाएंगी, 9192631770, इतनी वाइब्रेशंस हो जाएंगी, तो फिर हम कहेंगे कि भाई कितना टाइम हो गया, 1 सेकंड हो गया। कहने का मकसद ये कि भाई सीजियम का एटम 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन या कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 9192631770। तो जब इतनी वाइब्रेशंस होंगी तो हमारे पास क्या कहलाएगा कि भाई टाइम कितना पास हो गया, टाइम 1 सेकंड पास हो गया, सही है। और इसी चीज को हम एटॉमिक क्लॉक का नाम भी देते हैं। तो यहाँ से एक नया नाम आ जाता है एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर हम एटम की फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करके, एटम के टाइम पीरियड को इस्तेमाल करके सेकंड को डिफाइन करते हैं, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखे हैं कि भाई किस लिए इस्तेमाल होते हैं। भाई स्टॉप वॉच इस्तेमाल होते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, किसी भी दो इवेंट्स के दरमियान होने वाला टाइम जो, यानी मिसाल के तौर पे इवेंट शुरू हुआ, आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया, इवेंट खत्म हुआ, आपने स्टॉप वॉच रोक दिया। तो इन दोनों इवेंट के दरमियान जो वक्त गुजरा होता है उसको मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो तरह के स्टॉप वॉच होते हैं, एक होता है मैकेनिकल, या फिर इसको एनालॉग स्टॉप वॉच भी कहते हैं, और एक होता है डिजिटल स्टॉप वॉच, सही। मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉप वॉच वो होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो, छोटी सी घड़ी होती है लेकिन जिसके अंदर सुई होती है, सही, नीडल होता है और नीडल घूम रहा होता है, सही। और एक डिजिटल क्लॉक वॉच होता है जिसमें आपको जो टाइम है वो नंबर्स में शो किया जाता है, सही है, स्क्रीन पर नंबर्स में जब टाइम शो किया जाए तो वो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। और अगर इस तरह की स्टॉप वॉच है कि भाई जिसमें नीडल लगे हुए, सही है, नीडल के थ्रू टाइम को बताया जा रहा है, इस तरह की वॉच को कहते हैं मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉप वॉच। और अगर ऐसी वॉच है जिसमें आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरह से अगर आपको टाइम नजर आ रहा है, जैसे 2210 इस तरह करके नंबर्स में नजर आ रहा है, तो ये कहलाता है डिजिटल स्टॉप वॉच। अच्छा, मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉप वॉच, इसको ये जो है आपको सबसे छोटा टाइम, यानी किसी दो इवेंट के दरमियान गुजरने वाला जो वक्त है उसको 0.1 सेकंड तक मेजर करके दे सकते हैं, यानी सबसे कम वैल्यू ये आपको 0.1 सेकंड तक मेजर करके दे सकता है, इससे कम मेजर करके नहीं दे सकता।
इसके ऊपर एक नॉब होता है, यानी आप इसको एक बटन समझ सकते हो, जो कि क्या करते हैं, बाइंड कर देता है स्प्रिंग को जब इस नॉब के ऊपर पावर अप्लाई की जाती है। सही है। अच्छा, जब नॉब को दबाया जाता है, नॉब को दबाने के बाद क्या होता है कि भाई स्प्रिंग वाइंड हो जाता है। वाइंड करने का मतलब ये होता है कि भाई स्प्रिंग को आपने घुमा दिया। घुमाने के बाद क्या होगा कि भाई स्प्रिंग आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगा, रिलीज होगा, रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, सुई घूमना शुरू कर देगी। नॉब दबाने से होता क्या है भाई, स्प्रिंग दब जाता है, वाइंड हो जाता है, और फिर वो स्प्रिंग आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये सुई बार बार सुई आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काट रही होती है। सही है, इस तरह से। और उसके अलावा इसको इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन। ये जो नॉब होता है, इसको एज अ स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन या रीसेट बटन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टार्ट बटन यानी जब इवेंट स्टार्ट हुआ, आपने बटन दबाया तो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। जब इवेंट खत्म हो गया, आपने उसको वो बटन दबाया तो स्टॉप वॉच रुक जाएगी, आप टाइम मेजर कर लोगे। फिर उसके बाद अब मुझे किसी दूसरे इवेंट का टाइम मेजर करना है, तो फिर उसी बटन को दबाने से वो क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। रीसेट होने का मतलब क्या है कि वापस जीरो पे आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच आपको 0.01 सेकंड तक मेजर करके दे सकता है किसी भी दो इवेंट के दरमियान होने वाला टाइम इंटरवल। यानी किसी भी दो इवेंट के दरमियान गुजरा हुआ जो वक्त है, वो अगर 0.01 सेकंड तक है, तो भी वो डिजिटल स्टॉप वॉच आपको मेजर करके दे सकता है। अच्छा, इसके पास भी यही सीन होता है कि भाई इसके पास एक बटन होता है जो कि स्टार्ट और स्टॉप दोनों के तौर पर काम कर रहा होता है। it starts to indicate the time lapsed। lapsed यानी टाइम जो गुजरा है। सही है, टाइम जो खत्म हुआ है, जो बीत गया है किसी भी दो इवेंट के दरमियान। अच्छा, तो जब हम डिजिटल स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या कह रहा है, क्या इंडिकेट करता है। इंडिकेट यानी इशारा देना। किस तरफ इशारा देता है भाई, उस टाइम की तरफ इशारा देता है जो टाइम शुरू हो चुका है, यानी टाइम लैप्स हो चुका है। और कब किस तरह से होता है भाई, जब आप स्टार्ट का बटन या उसी बटन को स्टॉप बटन भी कहते हैं, जब आप प्रेस करते हो, फिर जैसे ही वक्त गुजरता है, फिर आप दोबारा स्टार्ट या स्टॉप बटन प्रेस करते हो, और जो आपका डिजिटल स्टॉप वॉच है वो रुक जाता है। रुकने के बाद आपको क्या पता चल जाता है भाई, टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाय इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप इवेंट। सही है। तो ये डिजिटल स्टॉप वॉच आपको दो मरतबा यानी एक मरतबा बटन प्रेस किया तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा डिजिटल स्टॉप वॉच में। फिर इवेंट खत्म हुआ, फिर आपने प्रेस किया तो टाइम रुक जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन इसमें रीसेट के लिए एक अलग से बटन दिया गया होता है। जैसे अभी मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉप वॉच में रीसेट, स्टार्ट, स्टॉप तीनों एक ही बटन से हो रहे थे। यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप एक ही बटन से होता है, लेकिन रीसेट के लिए आपको एक अलग से बटन दिया गया होता है। फिर उसके बाद एक आता है हमारे पास ह्यूमन रिएक्शन टाइम। अच्छा, अब होता ये है कि भाई भले ही डिजिटल स्टॉप वॉच हो, मैकेनिकल स्टॉप वॉच हो, यानी डिजिटल स्टॉप वॉच की एडवांसमेंट है। स्टॉप वॉच को भले एडवांस कर दिया गया है, लेकिन इसको जो आप कह सकते हैं ऑपरेट तो अभी भी मैनुअली किया जाता है। ऑपरेट तो अभी भी हम ही करते हैं, यानी हम बटन दबाएंगे तभी टाइम स्टार्ट होगा, हम बटन दबाएंगे तभी टाइम स्टॉप होगा। तो इसमें हमारे रिएक्शन का भी किरदार आ जाता है। तो इसी वजह से क्या है, हमारे पास ह्यूमन रिएक्शन टाइम। ह्यूमन रिएक्शन टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0.3 टू 0.5 सेकंड। यानी इतने टाइम में ह्यूमन का जो मैक्सिमम रिएक्शन, यानी आप कह सकते हो कि भी कोई भी इंसान अगर कोई इंस्टेंट काम करना चाहे तो इतने काम टाइम में कर सकता है। यानी आप ये कह सकते हो कि भाई बटन दबाने में या बटन टाइम को स्टार्ट करने में या टाइम को स्टॉप करने में हमें ज्यादा से ज्यादा 0.3 टू 0.5 सेकंड लगेंगे, यानी बटन प्रेस करने का टाइम आप इसको एक हिसाब से समझ सकते हो। तो जैसे कि एनालॉग और डिजिटल वॉच ऑपरेट होते हैं ह्यूमन से, मैनुअली। इसी वजह से क्या होता है कि भाई दे हैव टू बी स्टार्टेड और स्टॉप बाय हैंड। कहने का मकसद ये कि भाई ह्यूमंस के थ्रू मैनुअली इसको हैंडल किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई दे हैव टू बी स्टार्टेड और स्टॉप बाय हैंड, यानी अपने हाथ से इसको स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो। तो जब आप अपने हाथ से करोगे तो आपका रिएक्शन टाइम इसमें मैटर करेगा कि आपका रिएक्शन टाइम कितना है। सही है। अच्छा, दिस कॉजेज अ रैंडम एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब आप जितना भी अपने आप को एक्यूरेट बना लो, डिवाइस को एक्यूरेट बना लो, लेकिन आपके रिएक्शन टाइम से उस मेजरमेंट में हमेशा क्या रहेगा, एक रैंडम सा एरर रहेगा। रैंडम एरर का मतलब ये है कि भाई हो सकता है आपने इवेंट खत्म होने के थोड़ी देर बाद, यानी आपके रिएक्शन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया हो, या आपका रिएक्शन ज्यादा जल्दी हो गया, इवेंट खत्म ही ना हुआ। सही है। तो इसी वजह से रैंडम एरर आने के चांसेस इसमें होते हैं। सही है। और
मेजरमेंट में जो ये रैंडम एरर आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिएक्शन टाइम। सही है, ह्यूमन रिएक्शन टाइम यानी आपने बटन प्रेस करने में कितना टाइम लगाया किसी, या फिर आप ऐसे समझ लो कि भी अगर आपको कोई आवाज देता है तो आप डायरेक्ट उस तरफ मुड़ते हो, तो उस तरफ मुड़ने में आपको कितना टाइम लगा, तो ये दरअसल हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमन रिएक्शन टाइम। और ह्यूमन रिएक्शन टाइम हमारे पास तकरीबन कितना होता है, 0.3 टू 0.5 सेकंड, यानी सबसे कम अगर कोई रिएक्शन दिखाना चाहे तो 0.3 सेकंड लगा सकता है, और उससे ज्यादा अगर कोई लगाना चाहे तो वो 0.5 सेकंड में अपना एक्सट्रीम रिएक्शन दिखा सकता है।